नमस्कार, मैं सुमित और आप अभी देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ एमएलसी सर्वेश कुमार उपस्थित हैं। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और अभी तक इनके द्वारा 1.5 साल हो चुके हैं चुनाव को। क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रंटलाइन 24 चुनाव के पहले भी हम लोग मिले थे। आपका सवाल है 1.5 साल में क्या काम हुआ विकास का। देखिए, एमएलसी जो ग्रेजुएट के होते हैं, मुख्य रूप से जो ग्रेजुएट है वो हमारे वोटर हैं और उनके हित में या शिक्षित समाज बनाने के हित में क्या काम हो सकता है। कई ग्रेजुएट्स हैं जो दूसरे व्यवसाय से भी जुड़े होते हैं, तो उनके लिए भी काम एक समग्रता का यह काम है। तो हम लोग मूल रूप से कैसे व्यवस्था बेहतर हो, लेजिस्लेशन बेहतर हो। जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं, मुख्य काम उनका जो विधान बनाने का है, नियम कायदा कानून बनाने का है, वहाँ जो चर्चा पर चर्चा होना है, तो उसमें बहुत सक्रियता से और समाज के हित में, राज्य के हित में, ग्रेजुएट्स के हित में, क्षेत्र के हित में कानून बनाने का विषय है। जैसे बड़ी समस्याएं हैं, शिक्षा में क्वालिटी का विषय, शिक्षा में वैकेंसीज बहुत खाली हैं, उसका विषय है। तो आप देखें कि सरकार ने पिछले दिनों बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति किया और ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से किया। कोई व्यक्ति कह सकता है कि इसमें आपका क्या योगदान है। अगर सरकार का कोई काम है, हम उसमें जो सहयोग करते हैं, हम उसमें जो उनको सलाह देते हैं, उन सलाहों को, उस सहयोग को पॉलिसी मेकिंग में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो इस दृष्टि से अभी प्रोफेसर्स की वैकेंसी आई है, कल परसों आई है। तो शिक्षा में एक गुणवत्ता लाना, बहाली सुनिश्चित करना और समाज के अन्य भी अवयव हैं। रोजगार का विषय है, पर्यटन में रोजगार हो सकता है। लगातार हम लोग पर्यटन पर सवाल उठाते हैं, सरकार को प्रेरित करते हैं काम करने के लिए। बहुत सारे लोग खेती पर निर्भर हैं, पशुपालन पर निर्भर हैं। अभी इस सत्र में भी कल सोमवार का जो सत्र है, उसमें मेरे एक ध्यान आकर्षण है, वो है गंगा सर्किट का निर्माण। कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, हमारी आस्था है, गंगा से जुड़ी हुई है और उसको कोई पर्यटन का शेप दिया जा सकता है क्या। जैसे बिहार में ऑलरेडी 6 सर्किट चल रहा है, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, सूफी सर्किट, सिख सर्किट। तो गंगा को अगर पर्यटन का केंद्र बनाएंगे तो स्थानीय लोग जो गंगा से जुड़े हुए हैं, उनका सरोकार जब उसमें बनेगा तो उसमें उनको रोजगार मिलेगा। शिक्षण संस्थानों में आपने रिक्त पदों की बात की। बीपीएड एक कोर्स होता है जिसके बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उनके लिए कभी भर्ती बहुत समय से नहीं आई। अभी आपको मैं बताऊं कि अभी भर्ती चल रही है उसकी। अभी पिछले महीने वो भर्तियां कुछ हुई हैं, वो अनुदेशक करके, और अभी वो चल रहा है, वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको पता है कि इसके पहले के पिछले 5 साल देखें, लगभग कोई भी भर्ती नहीं हुई। यह इस सरकार को, शिक्षा मंत्री को और हम सभी लोगों को, 12 शिक्षा के प्रतिनिधि हैं और भी प्रतिनिधि हैं, बाकी विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों के यह एक सामूहिक क्रिया का ये फल है। और बीपीएड का आपने विषय उठाया है, बीपीएड भी शुरू हो गया है। बीपीएड और कंप्यूटर, नई शिक्षा नीति जो आई है, उसमें क्लास 6 से कोडिंग के पढ़ाई की व्यवस्था है, लेकिन कंप्यूटर की व्यवस्था, उसके टीचर की भर्ती और उस प्रोग्राम पर अभी बिहार में ज़्यादा काम नहीं हुआ है। आप देखें कि इस बार प्रत्येक पंचायत में एक +2 स्कूल की अवधारणा आ गई। अब अवधारणा आ गई तो ऑलरेडी भवन की कमी है, शिक्षकों की कमी है, तो एक बड़ा काम है। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन सरकार इस पर काम कर रही है। आप देखेंगे बजट में सबसे बड़ा एलोकेशन एजुकेशन का है। इस साल 7,800 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान कैबिनेट के अप्रूवल से हुआ कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनके भवन बने। 7th फेज टीचर की बहाली फिर पाइपलाइन में है। बीपीएड का आपने विषय उठाया है, उसकी भी बहाली कुछ हुई है पिछले माह में और वो भी हो रहा है। इसके बाद कंप्यूटर का भी बात करना है। निश्चित रूप से बिहार के पिछड़ेपन का जो हल है वह शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में ही
और इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। आप पूरे विधानसभा में 197 सेशन मार्च 2021 से मैं उसमें भाग ले रहा हूँ। आप उठा करके देखेंगे, ये रोज़गार के मुद्दे पर, पर्यटन के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, जानवरों के नस्ल सुधार के मुद्दे पर, खेतों के जल जमाव के मुद्दे पर, नदी, वृक्ष, मिट्टी, इसके मुद्दे पर लगातार हम इस विषय को उठा रहे हैं। और यह आपसे मेरा निवेदन होगा कि इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र तभी होगा। और हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने वोट दिया इसलिए, कल उनकी मर्जी है फिर, तो हम अपना काम उन तक पहुंचाना चाहते हैं। मेहनत, ईमानदारी और सूझबूझ से प्रयास, इसमें आपके जो भी सुझाव होंगे, जो भी श्रोता आपके सुन रहे हैं, वो ज़रूर हम लोगों तक कम्युनिकेट करें। जल जमाव का आपने जिक्र किया, जल संकट अभी बहुत आने वाला है। मानसून अभी आई भी नहीं है, बट 1-2 दिन के बारिश में जगह जगह जल जमाव देखे जाते हैं। मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय और समस्तीपुर आपका कार्य क्षेत्र है। जल जमाव से निपटने के लिए क्या स्टेप्स अभी लिए जा रहे हैं? जल जमाव से आप लगभग हर सत्र में इस पर मैंने प्रश्न लाया है, ध्यानाकर्षण लाया है, चर्चा हो रही है। संयोग से संजय झा जी माननीय जो मंत्री हैं जल संसाधन के, यहीं से हैं, मधुबनी से हैं, वो काम भी कर रहे हैं। एक जो समझ है सरकार के स्तर पर कि सेडिमेंट जो जमा हो रहा है, गाद जो नदियों में जमा हो रहा है, उस लिए जल जमाव है। इसमें केंद्र सरकार भी पॉलिसी निर्माण करती है, राज्य सरकार भी करती है। और आपको मैं बताऊं कि यह पॉलिसी निर्माण अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि लास्ट सेशन में जो मैंने मार्च वाले सेशन में 200वां सेशन था विधान परिषद का, उसमें जो इस पर सवाल आया था, तो उसमें माननीय मंत्री जी का कहना था कि केंद्र से आ गया है एक फ्रेमवर्क, नेशनल सेडिमेंटेशन पॉलिसी जो बन रही है, उसका फ्रेमवर्क आया है और स्टेट गवर्नमेंट को उस पर अपना प्रतिक्रिया देना है। तो वो कह रहे थे कि हम जल्दी ही इस काम को करेंगे। आप उम्मीद रखें कि जल्दी ही, मैं समय सीमा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मंत्री लोगों का काम होता है, एक्सक्यूशन का काम, मैं तो लेजिस्लेचर हूँ, लेकिन जल्दी ही इस विषय पर हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं। और मैं कहूँगा कि मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि जागरूक हैं। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नेशनल मीडिया का इतना अटेंशन नहीं मिल रहा है, बट असम जो है वो अभी बाढ़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये देखिए, बाढ़ की परेशानी, जल जमाव की परेशानी, ये जुड़ी हुई है सिंचाई की व्यवस्था, खेती की व्यवस्था, मिट्टी की व्यवस्था। अभी तो मैं एक गंगा समग्र एक संस्था है आरएसएस का, मैं उसका उत्तर बिहार का संयोजक हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर मैं उनका संपर्क प्रमुख भी हूँ। हम लोग बहुत चिंतित हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर इस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे नदियाँ हमारी संरक्षित रहें, अविरल गंगा कैसे हो, निर्मल गंगा कैसे हो, गंगा पर तीर्थाटन का सर्किट कैसे बने। यह एक व्यवहारिक पक्ष और सिद्धांत के पक्ष, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म है रोजगार बनेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म है मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, जैविक खेती हो, नदियाँ व्यवस्थित रहे, उसमें पानी रहे, क्योंकि हमारे 10 साल, 5 साल, 15 साल तक के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी की ज़रूरत आने वाले हज़ारों वर्षों तक के लिए हमको करनी है। ये सब पर बड़ा कंसर्टेड एफर्ट और लॉन्ग टर्म एफर्ट करना है। और हम लोग उसमें, मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरा पर्सनल भी कमिटमेंट बहुत है। एक सोशल वर्कर के तौर पर मैं आज MLC वोटर के आशीर्वाद से बन गया, लेकिन मैं एक व्यक्ति तो हूँ, 60 वर्ष मेरी उम्र हो गई। तो व्यक्तिगत लेवल पर भी वर्षों से हम लोग पर्यावरण पर, जल संरक्षण पर, भूमि संरक्षण पर काम कर रहे हैं, लेकिन यह एक स्लो प्रोसेस है। इसमें
जागरूकता बहुत चाहिए और इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म मिलेगा। अभी आपने देखा है कि सदगुरु जी ने अभी 24 देशों की यात्रा उन्होंने इस उम्र में 65 वर्ष की उम्र में मोटरसाइकिल पर किया, मिट्टी के संरक्षण के लिए। सेव सॉइल कैंपेन, उन्होंने कावेरी कॉलिंग के पहले कावेरी कॉलिंग करके जल संरक्षण पर काम किया। तो बहुत सारे लोग अपने देश में हैं और पूरी दुनिया में हैं, मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में हैं जो इन बातों को लेकर के चिंतित हैं और सभी जागरूक लोगों का चिंतित है। हम लोग काम कर रहे हैं, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आएगा, लेकिन अगर एक वृक्ष हम लगा देते हैं तो एक वृक्ष का रिजल्ट तो आ ही जाता है। अगर एक भी वृक्ष लगाते हैं तो एक वृक्ष का रिजल्ट आ जाता है। ये अलग बात है कि हजारों वृक्ष लाखों वृक्ष रोज कट रहे हैं। तो इसको एक जन जन तक पहुंचाया जाए, सरकारी लेजिस्लेशन जैसे बिहार सरकार की योजना जल जीवन हरियाली है, बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं। सिद्धांत रूप में सब इसको मान चुके हैं, व्यवहार रूप में कई सारी दिक्कतें हैं, उसको दूर करने का भी काम। और जल जमाव की मूल जो प्रश्न था जल जमाव को लेकर के, तो एक सेडिमेंटेशन की पॉलिसी बने। अब एक विचित्र स्थिति बिहार में क्या है कि गंगा के नाम पर बड़े काम हो रहे हैं। अभी गंगा का पानी मोकामा हथीदह से लेकर के उधर राजगीर और नवादा और गया तक जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे है, गंगा पर पटना में कल परसों 24 तारीख को उद्घाटन हुआ। वो दीघा से दीदारगंज तक की सड़क, उसका फर्स्ट फेज़ उद्घाटन हुआ। 6.5 किलोमीटर का मरीन ड्राइव बन रहा है। तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं और आप क्लियर कट डिवीज़न है नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार का। गंगा के बाढ़ का जो कुप्रभाव है, जो दंश है, वो नॉर्थ बिहार के लोग झेल रहे हैं। साउथ बिहार में बाढ़ नहीं आ रहा है, गंगा में नॉर्थ बिहार में आ रहा है। तमाम गंगा के किनारे के और उससे जुड़ी हुई सहायक नदियाँ सब उफना रही हैं। कैसे इस जल का प्रबंधन करें? प्रबंधन तो हो सकता है, बहुत संसाधन की ज़रूरत है और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। अब जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय कर लिया तो गंगा का जल चला गया तक। वैसे अगर कोई ये निर्णय कर ले कि गंगा पर बाढ़ हम बंद करेंगे तो वो हो सकता है। जैसे साउथ बिहार में बाढ़ नहीं आता, नॉर्थ बिहार आप गंगा एक्सप्रेसवे बनाएं। अगर एक 13 मीटर ऊंची सड़क, जैसे पटना में मरीन ड्राइव बन गया है, 13 मीटर ऊंची वो सड़क है, 13 मीटर ऊंचा अगर आप जहाँ से गंगा छपरा से शुरू होता है कटिहार तक बांध दें तो पानी तो रुक सकता है। बीच के जो बालू भर रहा है उसको खाली करें। वो उसमें संसाधन चाहिए और राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोग का काम है प्रयास करना। सफलता के कई कंपोनेंट हैं, कहाँ से कैसे होगा वो तो। अंत में मेरा आपसे सवाल घूम फिर के वही आएगा कि आपने चुनाव के समय में शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी थी, तो आपके कार्य क्षेत्र में अभी शिक्षा को लेकर क्या क्या पहल की गई है? मैंने कहा कि जो मूल समस्या शिक्षा की क्या है, भवन, शिक्षक, क्वालिटी, ये 3 विषय, ये मूल बात। तो तीनों बातों पर हम लोग एकदम फोकस्ड हैं। भवन भी बन रहे हैं, शिक्षकों की बहाली भी हो रही है, क्वालिटी पर भी हम लोग जोर दे रहे हैं कि उसको टेक्नोलॉजी के हेल्प से मॉनिटर कीजिए। अभी देखिएगा, आप पत्रकार हैं, आपकी पहुंच हमसे बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कि स्कूल में अटेंडेंस, क्लास, ये सब इम्प्रूव किया है। ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, वन अपमैनशिप का बात नहीं है कि मैंने कर दिया जी, नहीं। ये सरकार की इच्छा शक्ति है, लेजिस्लेचर की इच्छा शक्ति है, समाज की इच्छा शक्ति है, और लोकतंत्र में यही महत्वपूर्ण होता है। व्यक्तिगत मेरा देखेंगे तो आप सेशन का निकाल करके देखेंगे कितने सवाल मैंने किए, कितनी बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, कितनी बार शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा। तो ये काम हम लोग ईमानदारी से कर रहे हैं, और चूँकि यह विषय कन्विक्शन का विषय है, यह आपके दृढ़ विश्वास का विषय है कि समाज को शिक्षित किए बिना विकास हो सकता है क्या, यह एक कन्विक्शन का विषय है। इस पर आर पार से सोचने की ज़रूरत है। बिना शिक्षित हुए, बिना अच्छे क्वालिटी की शिक्षा का समाज विकसित नहीं हो सकता है, राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता है। कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कम से कम मेरे मन में नहीं। मिथिलांचल की महिलाएं जब सिमरिया जाती है गंगा स्नान के लिए तो उनको कपड़े चेंज वगैरह करने में बहुत हाँ, ये सिमरिया का विषय तो बहुत ईश्वर की कृपा से मेरे हृदय के बहुत नज़दीक विषय है।
अभी वहाँ कपड़े चेंज करने के बना रहे हैं हम लोग, और सिमरिया में घाट का भी निर्माण सैंक्शन हो चुका है, टेंडर हो चुका है। एनबीसीसी को यह दायित्व मिला है, कॉन्ट्रैक्टर को भी हो गया है। कुछ काम अभी बरसात तक रुका है, चूँकि मटेरियल वगैरह का दाम बहुत बढ़ गया है, कुछ ये दिक्कतें आ रही हैं, बट सिमरिया में वो हो रहा है। महिलाओं के वस्त्र बदलने का जगह ये समस्या 1-2 महीने में दूर हो जाएगी। हम लोग बड़े पैमाने पर समाज के सहयोग से महिलाओं के वस्त्र बदलने के चेंजिंग रूम्स की व्यवस्था कर रहे हैं। ऑलरेडी सिमरिया में ऐसे अभी हमको लगता है, मैं परसों तरसों सिमरिया गया था, योग 21 जून को योग दिवस पर मैं सिमरिया में ही था, नमामि गंगे के साथ वहाँ के बाकी लोग भी थे, डीडीसी और सारे पदाधिकारी थे। उस दिन भी विषय है सिमरिया में। अभी शमशान घाट आप अगर देखेंगे, सिमरिया से आपका आना जाना रहता है तो व्यवस्थित हो चुका है, शेड बन चुके हैं बैठने के लिए, सड़क बन रहा है, और 1 साल में आप बदला हुआ सिमरिया देखेंगे। और सिमरिया का विकास इसलिए महत्वपूर्ण है कि मिथिलांचल की वो सीमा है, और सिर्फ मिथिलांचल की सीमा नहीं है, सिमरिया अंग प्रदेश की सीमा वहाँ थी, राजा कर्ण का जो राज्य था, और मगध साम्राज्य की भी सीमा थी। तो सिमरिया में ये तीनों बड़े प्रदेशों की ये सीमा रेखा है। और राजा जनक की कल्पवास की परंपरा राजा जनक के काल से अभी तक आ रही है। सिमरिया माता सीता की धरती है, वहाँ विकास शुरू हो चुका है, और ये 1 साल में स्थिति में परिवर्तन आप जरूर देखेंगे। आप नेक्स्ट टाइम जब आप मुझसे मिलें तो सिमरिया का विषय ज़रूर उठाएं। मैं सिमरिया पर, हम लोग बहुत सेंसिटिव हैं और काफ़ी काम हुआ। कल परसों भी अभी जैसे गंगा सर्किट का निर्माण है, तो नॉर्थ बिहार में सिमरिया और कोन्हारा घाट, ये दो ही महत्वपूर्ण हैं। साउथ में उधर कहलगांव है, सुल्तानगंज है, बक्सर में नैनीजोर है, मुंगेर का भी कुछ वो पुराना किला था, कर्णचौड़ा है। तो ये 5-6 जगह हम लोग चुने हैं जो प्राचीन सांस्कृतिक रूप से, परंपरा के रूप से, इसको जो एक बड़ा जनमानस है, खास करके हिंदू जनमानस है, मिथिला का क्षेत्र है, उसमें विद्यापति धाम है समस्तीपुर में, इसको भी हम लोग उस सर्किट में लेना चाहते हैं। क्योंकि विद्यापति एक, हमको विद्यापति कहने से हमको बड़ी आत्मीयता का और अपनापन का एहसास होता है, और हमारी जो सांस्कृतिक जो दिशा और दशा है, उनके निर्माण में उनका बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है और योगदान है। तो ये हमारे प्रेरणा के समझिए पुंज हैं ये। यहाँ से हम इंस्पिरेशंस हम लोग ड्रॉ करते हैं कि कैसे समाज की व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे आदर्श का निर्माण होना चाहिए। तो सिमरिया में जो महिलाओं के वस्त्र बदलने की बात आपने कही है, वो शुरू हो चुका है काम, और जल्दी देखेंगे। ये 1-2 महीने के बाद ये समस्या नहीं रहनी चाहिए। हालांकि अब ऐसा मेला हो जिसमें 1 लाख लोग एकत्रित होते हैं, तो उस समय दिक्कत रहने वाली, लेकिन सामान्य तौर पर वहाँ हम लोग पर्याप्त व्यवस्था करेंगे कि अगर 5,000 लोग वहाँ घाट पर जमा होते हैं तो ये समस्या नहीं रहे। तो अभी आपने सुना है एमएलसी सर्वेश कुमार से, सारे सवालों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। हम अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आम जन तक पहुंच सके। इस तरह की जो भी न्यूज़ और अपडेट्स होगी वो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।